नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी पति पत्नी के लिए एक सीख है। राजीव अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। निशा मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। निशा सोच में पड़ जाती है कि अब ये बेबी कौन है। तब तक राजीव भी नहाकर बाहर आ चुका है। निशा उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। राजीव मुस्कुरा देता है। फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। निशा उस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल निशा के दिमाग में ये विचार रहता है कि ये बेबी कौन है। शाम को राजीव घर आता है। निशा उससे पूछती है, ये बेबी कौन है। राजीव जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते। इन विचारों ने अभी तक निशा का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से राजीव के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है, आज तुम मिलोगी कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। निशा का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और निशा के मन में शक की जड़ें और गहरी होती। राजीव पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। ये शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता जब एक दिन उसे अपने राजीव की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। निशा राजीव से बहुत झगड़ती है। राजीव उसे समझाने की कोशिश करता लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। राजीव को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और ये झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में राजीव घर से बाहर निकल जाता है। निशा का गुस्सा राजीव से कई गुना ज्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और राजीव का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब राजीव घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसकी होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां निशा रहने चली गई है। निशा दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह निशा को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर निशा चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए हैं और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई हो, ये बच्ची वो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। ये वही बेबी है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ में बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। हाँ, सबसे जरूरी बात, ये तो बेबी है, वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की ये बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में इन नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफी प्रयास करने पर भी एबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसीलिए ये बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी के कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आ गया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये बच्चा मतलब ये बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है, अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। निशा जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसीलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं,
कि ये सब तुम्हारे खुद के पिता ने अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बता दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच-बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची, बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भुगते, बस इसलिए मैं उसे थोड़ी-सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो, तो अब सिर्फ़ अभी तुम गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ़ तुम्हारा डियर राजीव। बिना एक क्षण की भी देरी के निशा दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति राजीव खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, निशा की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी शक को थोड़ी सी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन को शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे से बताओ। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।